हेलो, हाय नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है ग्रंथि एवं हार्मोन, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। यानी आज हम ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्रंथि के प्रकार और ग्रंथि कौन से ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है और कौन एंजाइम को निकालती है और इसके कमी से होने वाले रोग, सब आज खत्म कर देंगे। सबसे पहले ग्रंथि क्या है ना? सबसे पहले ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि क्या है, एकरा जानने से पहले यदि हम डिफिनेशन की बात करते हैं कि ग्रंथि क्या है, तो शरीर का अंग या ऊतक जो विशेष रसायनों का स्राव करता है उसको ग्रंथि कहते हैं। यानी कहने का मतलब ना कि हमारे शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं या ऊतक जो विशेष प्रकार के रसायन को स्राव करते हैं। स्राव मतलब जानती हो ना, अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। स्राव मतलब निकालना। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग है जो एक विशेष प्रकार के रसायन को निकालता है अपने अंदर से, उसी को ग्रंथि कहते हैं। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब मन में सवाल आता होगा कि अंग अंग क्या है? तो अंग जानने से पहले ये जानना होगा ना कि हम लोग जो है ना, हमारा जो शरीर है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका। बहुत सारी जब कोशिका मिल मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेती है उसको बोलते हैं क्या? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं ना तो अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं ना तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं ना तो पूरे शरीर के निर्माण होता है, पूरा बॉडी का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना लॉजिक? तो ये ग्रंथि क्या है इसके बारे में पता चल गया कि वह अंग जो विशेष रसायन को निकालते हैं। विशेष रसायन कहने का मतलब ना कि हमारे शरीर में दो टाइप के रसायन मुख्य रूप से बनते हैं। एक रसायन का नाम है एंजाइम, एंजाइम, और दूसरा का नाम है हार्मोन। तो कुछ ऐसे विशेष अंग है जो या तो एंजाइम निकालेगा या फिर हार्मोन निकालेगा, उसी को बोलते हैं ग्रंथि। ठीक ना? अब इसको कार्य और संरचना के हिसाब से, दृष्टि से ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी ग्रंथि 3 प्रकार के होती है। कौन कौन? बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक ना? तीनों के नाम याद हो गया? बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक ना? 3 प्रकार के। कोई पूछेगा कि बताओ ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीनों के नाम इस प्रकार है। अब हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ना कि बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है ना, सबसे ऊपर है, देखो बहिस्रावी ग्रंथियां। इसके पास खुद का नली होता है, डक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नली। खुद का एक पाइप लाइन होता है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है ना वो एंजाइम को बाहर निकालते हैं। ठीक। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना उसके पास कोई नली नहीं होता है, वो अपना हार्मोन सीधे ब्लड में डाल देता है, रक्त में भेज देता है।
और वो अपने अंदर से हार्मोन को निकालता है। और मिश्रित ग्रंथियां ये दोनों चीज को निकालता है। मिश्रित मतलब जानते हो, मिक्स मतलब जो दोनों चीज ना, जो दोनों निकाले। तो जो मिश्रित ग्रंथियां होती है ना, वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालता है। अब बारी बारी से सबको बारे में पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियां। तो देखो, इनमें नलिकाएं नहीं होती है, मतलब कि कोई डक्ट ना होता है, मतलब कोई नली अपना जैसे पाइपलाइन, ये एंजाइम का स्राव करती है। इसका एग्जाम्पल लार ग्रंथि, यकृत और श्वेत ग्रंथि। अब मन में सवाल आता होगा कि इसके पास नली क्यों होता है, नली नहीं रहता, क्या दिक्कत था। नली इसलिए होता है ना, अपना इसका नली इसलिए होता है कि ये जो है ना बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम को बाहर निकालता है अपने अंदर से। और एंजाइम जो होते हैं ना, वो पचाने का काम करता है। समझ में आ गया। एंजाइम का काम कौन सी है, पचाना। तो अगर मान लिया जाए कि अगर इसका एंजाइम ब्लड में चल जाएगा तो ब्लड को भी पचाना शुरू कर देगा, और जो ब्लड में और जो चीज है उसको भी पचाना शुरू कर देगा। इसीलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने इसको एक नली दे दिया है। और इस नली से मान लिया जाए कि लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि में लार बनती है, सलाइवा जिसको बोलते हैं। तो सलाइवा तीन जोड़ी होते, तीन गो इधर तीन गो इधर, और यहाँ बना और डायरेक्ट मुंह में आ गया। ब्लड में कहा गया, डायरेक्ट तो मुंह में आ गया। अब जब हम लोग भोजन चबाते हैं तो उसी में मिलाता है लार भोजन को। यकृत, यकृत से भी एंजाइम जो निकलते हैं वो छोटी आंत में जाता है, ब्लड से कोई रिलेशन नहीं। श्वेत ग्रंथि, अभी पसीना चल रहा है ना, वो पसीना बाहर कौन निकाल रहा है, ये श्वेत ग्रंथियां निकालती है। तो ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है सब, ठीक ना। तो ये सब जो निकालते हैं ना एंजाइम, उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। यानी एक लाइन में याद रखना कि जो ग्रंथियां एंजाइम को बाहर निकालती है उसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब आगे आ जाओ अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनके पास क्या लिखा है कि ये नलिका रहित होती है। कहने का मतलब नलिका रहित, एक होता है संहित, संहित मतलब नली है, और रहित मतलब नहीं है। हाँ, इसके पास नली नहीं है। जैसे हम लोग के लगता है ना कि रहित मतलब होगा, लेकिन किताब वाला लैंग्वेज में साइंटिस्ट के हिसाब से रहित मतलब ना है वो चीज, ठीक ना। तो इसके पास नली नहीं होती है। आगे देखना, ये सीधे रक्त में हार्मोन का स्राव करती है। बताए ना कि ये सीधे अपना हार्मोन रक्त में भेज देता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ये सबको दिखाएंगे कौन कहाँ है लोकेशन, ठीक ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां समझ में आ गया, ठीक ना। ये एंजाइम निकालेगा कि हार्मोन, हार्मोन निकालेगा। और ये हार्मोन अपना कहाँ छोड़ देगा, ब्लड में। देखो यही ब्लड वाला है नस, यहाँ हार्मोन बना, और ये जो है ना हार्मोन यहाँ आ रहा है। और हार्मोन, रक्त तो सभी जगह जाता है ब्लड में, और फिर हार्मोन जिस हार्मोन की जहाँ जरूरत है वहां पहुंचा देता है। आगे बढ़ जाओ। अब मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां कहने का मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि और जो बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि है, वो दोनों का जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स, मिक्स ग्लैंड। एक एग्जाम्पल एक है जिसका नाम है अग्न्याशय, पेंक्रियाज। इंग्लिश में अग्न्याशय को बोलते हैं पेंक्रियाज, यही अग्न्याशय है, इसी को बोलते हैं मिश्रित। एकर का होता है ना कि ये जो बड़ा वाला देख रहा है ना हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा, ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, एकरा पास नली होता है डक्ट। आ इधर जो है ना पतला वाला हिस्सा, ये हार्मोन ब्लड में छोड़ देता है, यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में पूछता है यहाँ से कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है,
अग्नाशय। अब आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से किसके बारे में। हाँ, पीयूष ग्रंथि, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां के बारे में, जो मुख्य रूप से जितने हैं ना अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो सबको अब पढ़ लो। तो सबसे पहला जो है ना यहाँ पर, वो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि, फिगर से पता चल रहा है, ये दिमाग के फिगर है, मस्तिष्क के। तो ये जो है ना पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, यानी खोपड़ी के अंदर। मस्तिष्क कहाँ है? खोपड़ी के अंदर, ठीक ना। और ये मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क के बीच में एकदम होता है, थोड़ा सा पीछे, ये वाला पीछे वाला भाग में। और जहां पे होता है ना उस स्थिति का देखो, मस्तिष्क के आधार में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में होता है। ये देखो, ये है तुम्हारा पीयूष ग्रंथि, हड्डी के बीच में एक गड्ढा होता है, ठीक ना। हड्डी के बीच में एक गड्ढा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका, ठीक ना। वहीं पे पीयूष ग्रंथि होता है। अब देखो इसका उपनाम, पीयूष ग्रंथि के उपनाम है मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि के आदेश पर और बहुत सारे जो ग्रंथि है वो काम करता है, यानी कंट्रोल जो है ना, और ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, जिसको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब दूसरों को भी कंट्रोल, मास्टर के क्या कहते हैं? जो बच्चों को कंट्रोल करता है, ये अपने जैसे ग्रंथियों को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसका उपनाम है मास्टर ग्रंथि। समझ में आ रहा है ना कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि एक से अधिक ग्रंथियों को कंट्रोल में करता है। विशेषता, यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। लगभग मटर के दाने के बराबर होता है। मटर के दाना देखियो ना, उतना छोटा ही होता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे है देखो। अब आगे है कि पीयूष ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन। अब जो पीयूष ग्रंथि है ना, एक प्रमुख हार्मोन कौन कौन हार्मोन निकालता है मुख्य रूप से? तो उसका नाम है एसटीएच, ठीक ना। एसटीएच को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। एसटीएच के पूरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक ना। एगो लंबा सा दिख रहा है ना, एगो छोटे सा, यानी कहने का मतलब ना कि अगर एसटीएच वृद्धि हार्मोन अगर इसका अधिकता हो गया, यानी आवश्यकता से ज्यादा बना दिया एसटीएच, तो बहुत लंबा हो जाता है आदमी। तो उस टाइप की एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है अतिकायता। ज्यादा बन गया तो एकदम, कोई कोई के ना देखती हो कि एकदम पूरा ज्यादा लंबा हो जाता है, एकदम ताड़ीसन अजीब टाइप के दिखने में लगता है, तो उसका ये रोग रहता है अतिकायता नामक रोग। अच्छा, अगर किसी को ना बना पाया एसटीएच, शरीर में कम बना, तो वो हो जाएगा क्या? कमी से होता है बौनापन रोग, ठीक ना। अधिक हो गया तो अतिकायता, बहुत लंबा आदमी हो जाएगा, और नहीं बनाया तो बौना हो जाएगा, यानी दोनों में दिक्कत है। ज्यादा बना तो भी दिक्कत है, और कम बना तो भी दिक्कत है। आगे है कि पीयूष ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन, और हार्मोन पीयूष ग्रंथि निकालता है। दो को बताए ना, बड़ा भी होगा आदमी, छोट बौना भी हो जाएगा। और प्रमुख हार्मोन आता है इसका ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन या मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन क्यों कहते हैं और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन क्यों कहते हैं? लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं ना कि जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसके बच्चे के प्रति उसको एक लगाव उत्पन्न होता है। जब बच्चा दूध पीता है ना माँ से, तो उसको एक फीलिंग महसूस होता है, इसीलिए उसको लव हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है दूध को बनाने के लिए, ठीक है ना। जब कोई कपल बच्चा देती है, शिशु को जन्म देती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनना शुरू होता है।
तभी जाके वो दूध देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिल्क इंजेक्शन। अच्छा, कोई कोई क्या होते हैं ना इंसान की, किसी जानवर को दूध नहीं दे रहा है गाय, ठीक है ना, तो क्या करता है, बाहरी से सुई मंगवाता है और इसी का सुई लगा देता है उस जानवर को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाला। दूसरा है एडीएच, इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये क्या करता है, जल का संतुलन करता है और मूत्र निर्माण नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर में कितना जल चाहिए उसका कंट्रोल करेगा, और मूत्र कितना बनना चाहिए इसको भी कंट्रोल करता है। यानी बहुत सारे काम कर रहा है ना पीयूष ग्रंथि, इसीलिए मास्टर है ये, और कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद आगे ग्रंथि आता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वो तो मास्टर था ना, ई मास्टर का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर, या इसको बोलते हैं सुपर मास्टर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि है ना उसको कंट्रोल ही करता है। जैसे मास्टर जो होते हैं बच्चों के कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो हेड मास्टर होता है वो सब मास्टर के भी कंट्रोल करते हैं, तो ये वही है, सोच लो ओकरो से ये हार्ड पावर के हैं। ये भी कहाँ होता है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क में, देखो ये भी मस्तिष्क के फोटो है, और ये देखो इसकी आकृति इस टाइप की होती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा भाग है, लेकिन यह शरीर के अनेक महत्वपूर्ण नियंत्रण कार्यों का केंद्र है। ये जो है ना हाइपोथैलेमस से बहुत सारे कार्य करता है, शरीर में बहुत सारा काम करता है, इसीलिए तो इसको सुपर मास्टर कहते हैं। कार्य, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, बताए ना। और देखो ये कोची कोची करता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को बढ़ने घटने से बचाता है हाइपोथैलेमस। भूख को नियंत्रित करता है, क्या करता है, भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को भी नियंत्रित करता है, और हमारी जो भावनाएं हैं ना, भावना होता है ना अपने कंट्रोल करना, उस भावनाओं पे भी कंट्रोल करता है, और देखो नींद को भी कंट्रोल करता है। ठीक, इतना सारा चीज हाइपोथैलेमस करता है, ठीक ना। प्यास को, भूख को, जैसे किसी को भूख लग गया, चाहे पेशाब लग गया, चाहे उसको क्या होता है यूरिन उत्सर्जन करना है, पेशाब लग गया उसको, तो ये हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है, और जब ये सक्रिय हो गया ना तो सब को रोक देता है। जैसे मान लो कि किसी को भूख लग गया तो पढ़ने में मन लगता है नहीं, क्योंकि जब ये एक्टिव होता है ना तो सबको डोला के रख देता है, हाँ रोक के रख देता है, इतना खतरनाक है। इसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गले में, ये देख रही हो ना, गला में होता है, स्थिति है गला में, यह श्वास नली के दोनों ओर होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, एच जैसा, एच जैसा दिखता है, एबीसीडी में एच होता है ना, एच जैसा दिखता है। इसकी विशेषता क्या है कि यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी कौन थी, पीयूष। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ई है, और अंतःस्रावी में वो सबसे छोटा था। ये अपने अंदर से एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, ठीक ना, थायराइड निकालता है थायरॉक्सिन। इसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब समझो हम लोग आयोडीन क्यों खाते हैं, हम लोग नमक क्यों खाते हैं, ये ढंग से काम करे, दैट मीन्स थायराइड ग्रंथि बढ़िया से काम करे, इसलिए हम लोग भोजन में नमक खाते हैं। कहो कि नहीं खाएंगे तो ये फूलना स्टार्ट कर देगा। कोई कोई महिला के चाहे कोई इंसान के देखे होगी गला पूरा यहाँ पे फूल जाता है, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में आयोडीन की कमी है, और जब आयोडीन की कमी होता है ना तो ये थायराइड ग्रंथि अच्छा से काम नहीं करता है, फूल जाता है, सूज जाता है। इसलिए भोजन में नमक की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए। अब मन में ये नहीं सोचना कि वो नमक इतना जरूरी है तब तो नमक हम खूब खाएंगे, नहीं, ज्यादा नमक भी खाओगे तो नुकसान होता है, बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को। तो हमारे शरीर में ना तो ज्यादा चीज की आवश्यकता है और नहीं कम के,
ठीक ना, संतुलन मात्रा होना चाहिए ना। देखो तो ज्यादा हार्मोन निकाल रहा था तो बन जा रहा था कोची अतिकायता रोग, कम हार्मोन निकाल रहा है तो बौना बन जा रहा है। तो संतुलन चाहिए। अब उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि। देखो ये इसी के पीछे होता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्रंथि के ही पास में होता है, नजदीक में होता है, ठीक ना। देखो जी, पैराथायराइड ग्रंथि ये जो है ना, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है और ये 4 गो होता है छोटा छोटा। एक समझ जाओ कि एकरे में है, देखो यहाँ ये 1 2 3 4। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है और इसकी संख्या 4 होता है, छोटा छोटा होता है। और ये अपने अंदर से जो हार्मोन निकालता है ना, उसका नाम है पैराथार्मोन। ई क्या काम करता है ना कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे शरीर की बहुत जरूरी है ना। हड्डी का निर्माण कौन करता है? यही करता है। तो इसकी मात्रा को नियंत्रण करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। अब आता है अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि। देखो एकर आगे से निकलता है हार्मोन और ये पीछे वाला भाग है ना, यहाँ से निकलता है एंजाइम। इसकी विशेषता है कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे प्रमुख मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन बताए थे? थायराइड। सबसे छोटी पीयूष। और दूसरी सबसे बड़ी अग्न्याशय। याद हो गया? चलो आगे अब बढ़ते हैं। इसमें एकरा में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा, ठीक ना। एकरा में छोटी छोटी ये दिख रहा है ना, बूंदा बूंदा सा छोटा छोटा, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक ना। जो रेड रेड सा दिख रहा है उसको अल्फा कोशिकाएं बोलते हैं और जो नीला टाइप का दिखाया है उसको बोलते हैं बीटा कोशिकाएं। अब इसका काम क्या है? तो जो अल्फा कोशिका है ना, अल्फा कोशिका ये हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना चावल, तो वहां से ग्लूकोज लेकर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, तभी तो ऊर्जा मिलता है। और जो बीटा कोशिकाएं है ना, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, मतलब घटाता है। तो शरीर रहेगा ना संतुलन में, एगो बढ़ा रहा है एगो घटा रहा है तो एक जगह हो जाएगा। जिससे एगो ओने खींच रहा है एगो एने खींच रहा है तो बीच वाला क्या रहेगा? स्थिर रह जाएगा। अगर किसी की कमी हो गया तो फिर रोग हो गया। जैसे सुनी होगी कि किसी को चिनिया रोग हो गया है, डायबिटीज, मधुमेह का रोग। तो मधुमेह का रोग कैसे होता है वो आज तुम जानो। हाँ, चिनिया रोग होने का कारण ये है, ग्लूकोज जो है ना, इंसुलिन हमारे शरीर में, हमारे रक्त में इंसुलिन बनता है और वो कौन बनाता है? बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा कोशिकाएं, ठीक ना। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा कोशिकाएं। और अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो गया ना, तो ग्लूकोज जो है ना हमारे ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ना कि यदि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से, यानी इंसुलिन कम पड़ गया तो जो कम कर रहा है ना ग्लूकोज वो तो नहीं करेगा अब, तो हमारे शरीर में एकर मात्रा बढ़ जाएगा। जैसे ये कम पड़ेगा तो ये बढ़ेगा ना, एकर मात्रा बढ़ता है। यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अगर अधिक हो गया, उसी को बोलते हैं चिनिया रोग। ज्यादा तो कहते हैं ना कि उसका खून मीठा हो गया। चिनिया रोग का पहचान क्या है?
और अगर चिनिया रोग में क्या होता है ना, उसका खून मीठा हो जाता है। मीठा कहने का मतलब ना कि अगर उसको कोई जख्म उखम हो गया ना तो जल्दी ठीक होवे नहीं करता है, तो पहचान है उसका। और इसका है कि यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, बाकी पढ़ लेना। यह पाचक एंजाइम स्रावित करता है, ये सारी सब इसकी खासियत है। बीटा कोशिकाएं के बारे में बता दिए ना कि स्रावित करती है, इंसुलिन स्रावित करती है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। देखो रोग, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है, पता है ना। देखो मीटर भी दिया है कितना से, अगर बेसी नहीं होना चाहिए, 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे आ जाओ, पीनियल ग्रंथि, एकर स्थिति होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में अभी तक क्या बता दिए, एगो पीयूष बताए मस्तिष्क में था, एगो हाइपोथैलेमस था वो भी मस्तिष्क में था ना, और अभी एगो और आ गया पीनियल ग्रंथि, ये भी कहाँ होती है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के जो ई होता है ना, ई हेड, दोनों आई है, आंख, आंख के यहाँ पे एकदम बीच में एकदम होता है, यहाँ पे ये वाला पीनियल ग्रंथि, ठीक है ना। इसको तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई, उपनाम है। या फिर इसको जैविक घड़ी कहा जाता है। जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, इसको भी बताएंगे। ये जो हार्मोन निकालता है ना, इसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। देखो जैविक घड़ी इसलिए बोलते हैं ना कि ये सोने जागने को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन है ना, मेलाटोनिन हार्मोन, एक लाइट होता है, ब्लू लाइट, ठीक है ना। हमारे आंख पर जैसे दिन में हमको नींद नहीं आती, हम लोग को नहीं आती, लेकिन जो ही रात होना शुरू, अंधेरा होता है ना, अंधेरा, तो हम लोग का नींद आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, निकलना शुरू होता है। अंधेरा होता है ना, तो ये जो ग्रंथि है ना, पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन हार्मोन निकालना शुरू कर देता है। और जब ये हार्मोन निकलता है ना, तब हम लोग को नींद आता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल देखते हैं ना देरी तक, तो वो लोग को जल्दी नींद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो ब्लू रंग का जो लाइट होता है ना, वो इसको, इस ग्रंथि को चकमा दे देता है, जिसके चलते कह रहा है कि यह सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ये जो वृद्धावस्था में, बुढ़ारी वाला अवस्था में मेलाटोनिन हार्मोन कम बनता है, इसीलिए सुनी होगी, क्या सुनी होगी कि जो बाबा दादी होते हैं ना, बूढ़ पुरैनिया होने के नींद कम आता है, 3 बजे से 2 बजे से जगह रहते हैं बैठ के, पूछ लेना अड़ोस पड़ोस में, वो लोग की नींद कम आता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन कम बनता है बुढ़ारी अवस्था में। आगे बढ़ जाओ, थाइमस ग्रंथि, देखो थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, एकदम देखो, ई है हृदय, हृदय कहाँ होता है, छाती में ना, और थोड़ा सा लेफ्ट होता है। चलो, थाइमस ग्रंथि ना स्थिति सीने, छाती में होता है। देखो एकदम हृदय के एकदम थोड़ा सा ऊपर होता है। हृदय जो होता है ना, हम लोग का थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। कुछ लोग कहता है कि बाएं तरफ हृदय होता है, नहीं, बीच में होता है। लेकिन जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसलिए लगता है कि बाएं तरफ है। तो थाइमस ग्रंथि एकदम हृदय के पड़ोसी है, नजदीक में होता है। देखो ये जो है ना, शुरुआत में यंग अवस्था में बड़ा रहता है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होते जाता है ना, वृद्धावस्था आता है, एक विलुप्त होते जाता है। इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा वाला अवस्था में खत्म हो जाता है, नहीं ना दिख रही है, खत्म हो जाता है। विशेषता है कि यह उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटी होती जाती है और वृद्धावस्था में लगभग लुप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ई जैसे ई रहेगा ना थाइमस ग्रंथि, तो आदमी के प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो मजबूत रहता है। जेकरा में इतना बड़ा है, यानी यंग है, हम लोग यंग है तो इतना बड़ा है, तो हम लोग बीमार कम पड़ते हैं वृद्धा बूढ़े लोगों की अपेक्षा।
क्यों? क्योंकि बूढ़े आदमी में तो ये खत्म हो गया, तो प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गया ना, इसीलिए वो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। खोखी हो जाता है जब जल्दी ठीक होता है जी वो लोग को? नहीं। कहा भी जाता है कि बुढ़ारी अवस्था में सारे रोग आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यही बेचारा नहीं है। कार्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना सफेद रक्त कोशिकाओं के विकास में सहायता करता है। जो हमारा जो WBC है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता वही बनाता है, और ये बनाती है थाइमस ग्रंथि, सफेद रक्त कण, टी लिम्फोसाइट, यही हमारे शरीर का क्या बोलते हैं, सैनिक। यही है, ये नहीं तो बनाएगा कौन? इसलिए वो लोग को तकलीफ होता है, बूढ़े लोग को ज्यादा। अब आगे आ जाओ, एड्रीनल एड्रीनल ग्रंथि, इसका दो नाम है, एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि। ई कहाँ होता है? तो ई है किडनी, देख रही है ना, ई है किडनी। हमारे शरीर में कितने किडनी? 2 को, और यही दोनों के ऊपरे होता है ना बैठल। हाँ, तो एड्रीनल एड्रीनल ग्रंथि कहाँ होता है? किडनी के ऊपर। ई यही ना ग्रंथि है, यही ग्रंथि है, किडनी के ऊपर होता है। एक काम क्या है कि यह एड्रेनलिन हार्मोन को निकालता है। और पता है कब निकलता है हार्मोन? जब किसी को गुस्सा आता है या डर आता है या फिर कोई संकट आता है, तब ही निकलता है। जैसे डर गई ना, तो ये हार्मोन रिलीज हो गया। जैसे कोई तुमको मार दिया तो गुस्सा आ गया, तभी निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये निकलता है ना, तो देखो क्या परिवर्तन करता है। हृदय गति को बढ़ा देता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है, और शरीर की सतर्कता मतलब कि कॉन्फिडेंस को तुरंत बढ़ा देता है। जैसे ये निकल गया, जैसे डर जिसे कैसे लगता है हम लोग को, जिसे अचानक जा रहे हैं, अचानक पैर पर सांप आ गया, आदमी डर जाता है, तो क्या करता है वो? कुछ सोचता है, फिर जल्दी भागता है ना। सामने आ गया सांप तो डर गया, फिर भागेगा वो। तो क्यों भागेगा? क्योंकि उसका ये सब बढ़ा दिया, हृदय गति बढ़ गया, रक्तचाप बढ़ गया, तो तेजी से वहां से निकलेगा। तो एक काम ये है। ठीक, अब आगे बढ़ जाओ। जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां देखो, ये पुरुष वाला है पार्ट और ये महिला वाला पार्ट है। तो पुरुष वाले जनन ग्रंथियां क्या करती है ना, पुरुषों में एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो पुरुष में, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। यानी जैसे मोछ दाढ़ी जमना ना, ये सब पुरुषों की चिन्हानी है। और वृषण वृषण बनना, वृषण में क्या बनना, क्या बोलते हैं, स्पर्म का निर्माण होना, ये सब का निर्माण होता है, जनन ग्रंथियां करती है। महिलाओं में क्या होता है? अंडाशय का निर्माण होता है। और 2 प्रकार के हार्मोन यहाँ पे बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी द्वितीय लैंगिक लक्षणों को बनाता है। मासिक धर्म तथा गर्भावस्था को नियंत्रित करता है। यानी जो महिलाएं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ये द्वितीयक लक्षण को कंट्रोल करता है। जैसे कहने का मतलब नहीं, ये जब ये महिलाओं में हार्मोन बनता है ना, तो महिला की आवाज पतली होती है। जैसे किशोर, ये सब कब एक्टिव होता है? किशोरावस्था में। जब ये सब एक्टिव हो जाता है ना, तो महिला की चिन्हानी है कि उसकी आवाज पतली हो जाती है, लड़का का मोटा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भ अवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक ना, यहाँ पे भी हार्मोन बनाता है एस्ट्रोजन। अंडाणु का निर्माण फिर होता है, ये सब मिलकर अंडाणु का निर्माण। तो ये सब चीज है